नमस्कार। मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल, सह आचार्य गृह विज्ञान विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय से आज आपके सामने भोज्य पदार्थों के वर्गीकरण विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। अभी तक हमने भोजन से जुड़ी हुई मुख्य परिभाषाओं को समझा था, साथ में हमने भोजन के कार्यों को भी समझा था। अब हम आते हैं भोज्य पदार्थों के वर्गीकरण पे। किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हमें उसको वर्गीकृत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई ये चीज़ें सेम है, हम इसे इस ग्रुप में रख देते हैं, ये सेम है तो हम इसे इस ग्रुप में रख देते हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। इसीलिए भोज्य पदार्थों का भी वर्गीकरण किया गया है, जिससे कि हम उन भोज्य पदार्थों को और भी अच्छे तरीके से समझ पाएँ। जब हम भोज्य पदार्थों के वर्गीकरण की बात करते हैं, जिसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स कहा जाता है, वो कई सारी चीज़ों पे बेस्ड होता है ना। उनका जो वर्गीकरण है, भोज्य पदार्थों में मैंने कहा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो उसके ऊपर भी निर्भर करता है। भोज्य का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, वो उस पर भी डिपेंड करता है। हर भोज्य पदार्थ का जीवन काल सेम नहीं होता है ना। कोई भोज्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाता है, कोई लंबे समय तक चलता है, तो उसकी जो पेरिशेबिलिटी है वो अलग अलग होती है, या नश्वरता जो है वो अलग अलग होती है। इसके अलावा उसकी उत्पत्ति क्या है, वो वनस्पति चीज़ों से आया है या जंतु वाली चीज़ों से आया है। साथ ही साथ उसका केमिकल नेचर यानी रासायनिक गुण क्या है ना। वह कार्बनिक बना है या अकार्बनिक। कार्बनिक वर्ड आप सभी बच्चों ने अपनी 9th 10th में सुना होगा। जब केमिस्ट्री आपने साइंस के अंदर पढ़ी होगी तो कार्बन वर्ड से कार्बनिक वर्ड बना है, और इसको हम विस्तृत रूप से केमिकल नेचर में या उसमें बात करेंगे। यानी भोज्य पदार्थों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वो कई चीज़ों पे बेस्ड होता है, कई चीज़ों पे आधारित होता है। सबसे पहला आधार हमने लिया है फंक्शंस। फंक्शंस यानी भोजन के कार्य क्या हैं। भोजन के कार्य के ऊपर हमने विस्तृत बात कर चुके हैं, है ना, कि भोजन ऊर्जा देने का कार्य करता है। भोजन जो है हमारे शरीर का निर्माणात्मक कार्य करता है, जिससे कि हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास होती है। साथ ही साथ हमारी टूट फूट जो भी हो रही है उसकी मरम्मत करता है। हमारे शरीर में कई सारी क्रियाएं चल रही है, उन क्रियाओं का नियमन करता है, उनका संचालन करता है, उन क्रियाओं पे वापस से नियंत्रण भी करता है। तो इसी आधार पे भोजन को बांटा है, यानी कि ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ जो हैं वो आपके अलग हो जाएंगे, है ना। यानी ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ, क्योंकि हम ये बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं तो मैं जस्ट आपको याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ इस चीज़ को, कि जब हम ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था फैट यानी वसा, दूसरा था आपका कार्बोस या कार्बोहाइड्रेट जिसे कहा जाता है ना बच्चों। तीसरा होता है आपका प्रोटीन, जिसका मेन फंक्शन तो आपका बॉडी बिल्डिंग या निर्माणात्मक कार्य है, परंतु किसी भी कारण से फैट या कार्बोहाइड्रेट की जब कमी हो जाती है तो प्रोटीन जो है, भले वो भोजन में उपस्थित है, शरीर में प्रेजेंट है, वो ऊर्जा देने का कार्य करता है। ठीक है। सेकंड फंक्शन अपन ने का बॉडी बिल्डिंग वर्क या निर्माणात्मक कार्य। निर्माणात्मक कार्य में ही हम शरीर की टूट फूट की बात भी कर लेते हैं, और ये जो मेन फंक्शन किया जाता है प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। हमारे शरीर में जो नई कोशिकाएं बनती है वो कोशिका प्रोटीन से बनी हुई होती है। इसके अलावा कुछ मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स भी मदद करते हैं। टूट फूट में मरम्मत जो भी हो रही है हमारे इंटरनली हो रही है या बाहर गाँव लगाओ, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ है, वो सारा काम प्रोटीन के द्वारा किया जाएगा। थर्ड फंक्शन होता है जो जीवन आवश्यक क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का नियंत्रण करना, नियमन करना, संचालन करना, ये भी भोजन के द्वारा होता है। और यह मुख्य रूप से जो है
आपके किसके द्वारा किया जाता है? विटामिन्स और खनिज लवण के द्वारा। साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है हमारे शरीर को, और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमें किससे मिलती है? हमें विटामिन्स, खनिज लवण और प्रोटीन से मिलती है ना। और इसकी विस्तृत रूप से बात हमने भोजन के कार्य में करी हुई है। अब हम दूसरा जो क्लासिफिकेशन है भोज्य पदार्थों का, वो न्यूट्रिएंट बेस्ड है, मतलब उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। मैंने कहा था आपको पोषक तत्वों की जब डेफिनेशन बताई थी, शुरुआत की जो क्लास थी, जिसमें अब मैंने अभी कहा कि आहार से जो मुख्य परिभाषाएं जुड़ी हुई है वो हमने समझी थी। तो पोषक तत्व जो है वो मैंने बताया था किसी भी खाने के अंदर या किसी भी फूड के अंदर 6 न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, है ना। और वो 6 न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। छोटी क्लासेस में कई बार रफेजेस और रेशो को अलग सिखाया जाता है, बट वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स उनको माना जाता है, जिसका कि हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है, परंतु मल को बाहर निकालने के लिए या हमारे आंतों की क्रमाकुंचन गति के लिए वो बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने कहा कि 6 तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुछ फूड्स में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो सकता है और कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कम हो सकता है। इसको मैं इससे भी समझा सकती हूँ आपको एक सिंपल से एग्जांपल से, कि हमने मैंगो शेक बनाया, 1 ग्लास मैंगो शेक बनाना है। 1 ग्लास जो है आपकी करीब 240 ml के करीब होती है, या 200 ml मान लें। तो उसको बनाने के लिए आप 150 ml मिल्क भी ले सकते हैं और 50 ग्राम्स मैंगो ले सकते हैं और 1 टीस्पून शुगर ले सकते हैं। और किसी को लगता है नहीं मुझे तो बहुत गाढ़ा ज़्यादा यमी बनाना है, ज़्यादा मैंगो डालना है, तो मैं तो दोनों इक्वल लूँगी, भले ही वो बहुत गाढ़ा आ जाए, उसकी कंसिस्टेंसी शीट जैसी ना रहे। तो उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर उस व्यक्ति ने एक चीज़ का अमाउंट को बढ़ाया है तो दूसरे का अमाउंट कम हो रहा है ना। आपकी ग्लास में जो चीज़ है अगर वो 240 ही आता है या 200 ml ही आता है, तो अगर आप किसी अमाउंट को बढ़ाओगे तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, नहीं तो वो ग्लास में से निकलेगा या इस ग्लास में नहीं आएगा, रिमेनिंग अमाउंट आपके पास बचेगा। इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि हर फूड आइटम जो है, फूड आइटम का मतलब हुआ बच्चों रॉ जो चीज़ है, गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, जो है, चावल है, बाजरा है, या किसी भी तरह की दाल है, बीन्स है, कुछ भी चीज़ है, उन चीज़ों के अंदर जो न्यूट्रिएंट है अगर एक ज़्यादा है तो एक कम हो सकता है। जैसे कि दालों को हम प्रोटीन रिच मानते हैं बिकॉज उसके अंदर 100 ग्राम के अंदर 22 से 24 ग्राम प्रोटीन होता है ना। तो उसमें दूसरे न्यूट्रिएंट ऑटोमेटिकली कम होंगे। इसी तरीके से जब हम वाटरी फूड्स की बात करते हैं जैसे कि तरबूज है ना, तो उसके अंदर 97% वाटर होता है, तो नेचुरली 3% ही दूसरे रिमेनिंग 5 न्यूट्रिएंट रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि हमने न्यूट्रिएंट्स के आधार पे भोज्य पदार्थों को बांटा है। अगर हम बोले कि फैट किस में ज़्यादा है, तो नेचुरल फैट्स जो हैं, भली वो वेजिटेबल ऑयल है या भली वो घी है, उसमें वो प्योरली फैटी फूड्स हैं, उसमें 100% वही चीज़ है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट प्योर की बात करें तो आपकी शक्कर, ग्लूकोज, ये प्योरली कार्बोहाइड्रेट है ना। परंतु अगर हम ये बात करें कि गेहूं में कितना कार्बोहाइड्रेट है, तो गेहूं के अंदर जो है करीब 11.8% के करीब कार्बोहाइड्रेट होता है ना। तो ये चीज़ें इस बात पे डिपेंड करती है कि जिस तरीके से मैंने मैंगो शेक का एग्जांपल दिया कि एक ग्लास में इतना ही अमाउंट आता है, 3 चीज़ों से मिलके बन रहा है, तो अगर एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को ऑटोमेटिक कम करना पड़ेगा। इसी तरह से फूड स्टफ में इन 6 न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस होता है, और एक ज़्यादा है तो दूसरा कम है, और कम है तीसरा, चौथा और कम है, हो सकता है 5th 6th हो ही नहीं, है ना। तो
इस आधार पे हमने न्यूट्रिएंट्स को विभाजित किया है और जिसको हमने पहले भी समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेरिशेबिलिटी की, है ना, नश्वरता जिसे कि हिंदी में कहा जाता है। इस आधार पे फूड को 3 भागों में बांटा जाता है, नश्वर भोज्य पदार्थ, अर्ध नश्वर भोज्य पदार्थ और अनश्वर भोज्य पदार्थ। जब हम नश्वर भोज्य पदार्थ की बात करते हैं बच्चों, तो आपने देखा होगा कि हमारे घर में दूध लाते हैं, हम उसको सबसे पहले गर्म करते हैं और बॉईल करने के बाद जब तक वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है हम उसे बाहर रहने देते हैं, देन उसको फ्रिज में खिसका देते हैं। वाई, क्यों? क्योंकि अगर उस दूध को आप जो है बाहर रखेंगे और अगर गर्मी का मौसम है तो वो उस टेम्परेचर में नहीं जी सकता है, यानी वो नष्ट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, वो फटने लग जाएगा, यानी कि वो नश्वर भोज्य पदार्थ है कि जो जल्दी खराब हो जाता है। इसी तरीके से दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती है बच्चों, घी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम, है ना, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी दही है, बाहर पड़ा रहेगा तो खट्टा हो जाएगा और आप उसे नहीं खा सकते हैं। उससे बनने वाला मावा है तो वो उसकी शेल्फ लाइफ या उसका जीवन काल ज़्यादा नहीं है। मावे से बनने वाली मिठाइयाँ जो हैं, ड्राई फ्रूट से बनने वाली मिठाइयों से जल्दी ख़राब हो जाती है, या दालों से बनने वाली मिठाइयाँ जैसे कि बेसन बर्फ़ी है, दाल बर्फ़ी है, उससे जल्दी ख़राब हो जाती है। इसी तरीके से मावे से जो भी चीज़ बन रही है जैसे कि पनीर है, वो भी जल्दी ख़राब हो जाता है। उस पनीर से हम जो भी फूड रेसिपी बना रहे हैं, है ना, भली वो सब्जी हो, पनीर परांठा हो या किसी भी फॉर्म में आप खा रहे हैं, पनीर की खीर हो या पनीर से बनाई हुई मिठाई संदेश वगैरह या कोई भी चीज़ हो, वो जल्दी खराब हो जाएगी। तो ऐसे भोज्य पदार्थ जिनका जीवन काल ज़्यादा नहीं है, 1-2 दिन ही है, उसे हम नश्वर भोज्य पदार्थ कहते हैं। अनश्वर में वो चीज़ें आती है जो कि लंबे समय तक चलती है। जैसे आप जो गेहूँ है, वो गेहूँ आप जो है वो पूरे साल भर का स्टोर करते हो पर पिसवाते नहीं हो, है ना, पिसवाने के लिए आप 1-2 महीने का ही रखते हो, है ना। तो गेहूँ जो है वो आप पूरा साल भर रखते हो। इसी तरीके से जो भी अनाज है ना, चावल है, जो ज्वार बाजरा मक्का आप स्टोर करके रखते हो। इसी तरीके से दालें साल भर की स्टोर करके रखते हो, सीज़न पे जब आती है तब स्टोर करते हो। मसाले जितने भी हैं, मिर्च है, हल्दी है, धनिया है, जीरा है, राई है, इस तरह के जो भी मसाले हैं या गरम मसाले हैं, आप उसको जो है पूरे साल भर के लिए स्टोर करते हो। अब हम बात करते हैं बीच वाले भोज्य पदार्थों की जो कि अर्धनश्वर हैं, है ना। वो क्या हुए? वो हुए आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स। इसमें भी कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल तो आपके लंबा चल जाते हैं पर कुछ 2-3 दिन में ख़राब हो जाते हैं, तो वो नश्वर में आएंगे। जैसे केला बहुत ज़्यादा नहीं चलता है पर ऑरेंज 10 डेज चल सकती है अगर आपने फ्रिज में रखी है ना। इसी तरीके से आपका वाटरमेलन जल्दी ख़राब हो जाता है क्योंकि उसमें वाटर का अमाउंट या पानी का मात्रा ज़्यादा है। इसी तरीके से कुछ सब्जियां जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती है, परंतु कई सब्जियां आप करीब 7 to 8 डेज तक अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्गीकरण आता है नश्वरता के आधार पे। अब हम बात कर रहे हैं ओरिजिन या उत्पत्ति के आधार पर। आप सभी को पता है उत्पत्ति के आधार पे भोज्य पदार्थों को 2 भागों में बांटा है। एक होते हैं जंतु वाले भोज्य पदार्थ, है ना, और दूसरे होते हैं वनस्पति वाले, है ना। तो जब हम जंतु भोज्य पदार्थों की बात करते हैं बच्चों, तो उसके अंदर जो भी एनिमल से चीज़ें हमें प्राप्त हो रही हैं वो आती है, भली वो उसके लिए आपका एग हो, मिल्क हो, है ना। इसीलिए आजकल वैगन डाइट एक वर्ड चला है क्योंकि हम मिल्क को अभी तक वेज चीज़ों में ही मानते हैं और मानते रहेंगे, है ना। पर कई जने जो वैगन डाइट लेते हैं वो मिल्क को भी अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करते हैं। अभी हम बात करते हैं जंतु वाली चीज़ों की, भली वो एग हो, मीट हो, फिश हो, किसी भी एनिमल का कोई भी पार्ट हो
ये सारी चीज़ें आपकी जंतु भोज्य पदार्थों से आती है। अगर आपका मिल्क से घी बन रहा है तो कई लोग उसको भी वो मानते हैं और वेगन डाइट में इंक्लूड नहीं करते, इसलिए वो खाली वेजिटेबल ऑयल्स यूज़ करते हैं। वनस्पति सोर्सेज से आपकी जितनी भी चीज़ें यूज हो रही हैं, जो बन रही है, अनाज है, दालें हैं, फल है, सब्जियां हैं, वो सारी चीज़ें बच्चों आपके वनस्पति भोज्य पदार्थों के अंतर्गत आएगी। ठीक है। जो वेजिटेरियन लोग हैं वो वनस्पति फूड्स के ऊपर ही या वेजिटेरियन फूड सोर्सेज पे ही डिपेंड करते हैं। उसका एक्सेप्शन खाली मिल्क है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट आधार पे, और इसे केमिकल नेचर के आधार पे, यानी रासायनिक उसके जो क्वालिटी है उस आधार पे उसे दो भागों में बांटा है। उसका आधार क्या है? कार्बनिक, जो वर्ड मैंने पहले बोला था, और अकार्बनिक। कार्बनिक का मतलब हुआ बच्चों जिसमें कि कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इस तरह के कुछ और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अगर ऐसे भोज्य पदार्थ जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, साथ में कुछ अन्य पदार्थ भी उपस्थित होते हैं, तो उन्हें हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि वसा आपका कार्बनिक पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ है, प्रोटीन आपका कार्बनिक पदार्थ है, साथ ही साथ आपका विटामिन भी कार्बनिक होता है। सक्रिय कार्बनिक पदार्थ है जो कि बहुत कम मात्रा में आपको शरीर में उसकी आवश्यकता होती है। जब इन चारों चीज़ों को आप जलाते हैं तो ये पूर्ण रूप से जल जाता है, बिकॉज इसके अंदर कार्बन होता है। मानव शरीर जो है बच्चों इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के द्वारा बना हुआ होता है, इसीलिए जब किसी की डेथ होती है और उसकी बॉडी को बंद किया जाता है तो लास्ट में जो ऐश रहती है वो अकार्बनिक तत्व होता है, और वो केवल मिनरल्स या खनिज लवण होता है। ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने केवल आपको समझाने के लिए इसलिए दिया है यहाँ पे, यानी कि जो ऐश होती है वो अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आती है, यानी खनिज लवण जो है वो एक अकार्बनिक पदार्थ है। यानी कि केमिकल नेचर के आधार पे हमने दो भागों में बांटा है, कार्बनिक, अकार्बनिक, है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन कार्बनिक में आते हैं, जबकि अकार्बनिक में आपके खनिज लवण आते हैं जो कि जलाने पर ऐश के फॉर्म में प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही भोज्य पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो खत्म होता है। इसको अब आगे फूड ग्रुप में कंपाइल किया गया है, उनके न्यूट्रिएंट्स क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग, उनकी सिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग, है ना। इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।